डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ आपके पॉलिटिकल साइंस, जिसका कोड नंबर है 317। दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं चैप्टर 4 से जो भी क्वेश्चन आए हुए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और वीडियो में नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए आज की क्लास को समझते हैं और करते हैं वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और मेरा दोस्तों ये जो बैच चल रहा है अभी 95 मार्क्स स्कोर का चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है दोस्तों, जो भी बच्चा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स करना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सारी चीज़ों को फॉलो करते रहना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और समझते हैं इस चैप्टर के बारे में जो भी क्वेश्चंस है। और दोस्तों अगर आप इसको इस चैप्टर के क्लास नोट्स चाहिए तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जाकर इसको फॉलो कर लेना। यहाँ पर एक क्लास खत्म होने के बाद ही जो है अपलोड हो जाती है इसकी PDF। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अब समझते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, उदारवाद का मतलब क्या है। ठीक है जी, देखिए फिर समझते हैं उदारवाद क्या होता है। देखिए उदारवाद एक प्रमुख राजनीतिक विचारधारा है। उदारवाद क्या है? एक विचारधारा है, मतलब सोच है लोगों की। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति होता है, ना कि राज्य। मतलब सोच कहाँ से आता है? व्यक्ति से आता है, राज्य से नहीं आता। राज्य से तो शासन वगैरह की चीजें आती है। ठीक है, तो ये उदारवाद क्या एक विचार है जिसका सोच कहाँ से आता है? व्यक्ति से आती है। ठीक है, उसके बाद मुख्य विशेषता समझते हैं इसकी। देखिए उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे ऊपर मानता है। क्या मानता है? उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर मानता है। उसके बाद व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति और जीवन की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। विचार क्या मतलब? उसको सोचने की, है ना, सोचने की आजादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति मतलब कि अपने बात को रखने की आजादी होनी चाहिए। तो ये जीवन की स्वतंत्रता उसे मिलनी चाहिए। उसके बाद है यह कानून के शासन और संवैधानिक सरकार का समर्थन करता है। क्या करता है? कानून के शासन और संवैधानिक सरकार का समर्थन करता है। और राज्य की शक्तियां सीमित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? राज्य की शक्तियां सीमित होनी चाहिए, जिससे किसी नागरिक की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव ना पड़े। इतनी शक्ति हो कि राज्य ढंग से चले, लोगों को ढंग से चलाया जाए, लेकिन उनके ऊपर प्रतिबंध इतना भी ना लगाया जाए कि स्वतंत्र होकर जी ना पाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं पॉइंट पे। सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक और भेदभाव के समानता और भेदभाव के विरोध पर बल देता है। अगला है आर्थिक क्षेत्र में निजी संपत्ति और मुक्त बाजार व्यवस्था का समर्थन करता है। ठीक है ना, तो ये उदारवाद के निजी है, मतलब पूरी तरीके से लोगों को स्वतंत्र रखने की बात करता है इसके अंदर संवैधानिक तरीके से। ठीक है, उसके बाद उदारवाद, निष्कर्ष में हम क्या समझते हैं? उदारवाद का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है और उसके सवागुण मतलब सभी गुणों का विकास को सुनिश्चित करना है। मतलब होता नहीं है, देखने, समझने, सुनने, बोलने की आजादी, मतलब सबका विकास होना चाहिए। तो उदारवाद विचारधारा के अंदर ये बातें होती हैं। ठीक है, जो कि पूरे व्यक्ति के स्वतंत्रता के ऊपर रहता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आए दोस्तों 3 से 5 मार्क्स में आ सकता है, तो ध्यान रखना, समझ लेना है। ठीक है, और आपको मैंने पहले ही बोला, अगर आपको इसके PDF नोट चाहिए तो जाकर फॉलो कर लेना, वहां पे मैं क्लास खत्म होती अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन आपका, राज्य के विलुप्त होने से आप क्या समझते हैं? कई बार आ रखा है ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भाई। राज्य के विलुप्त मतलब राज्य खत्म हो जाता है कब? जब लोगों की भागीदारी ज्यादा बढ़ने लग जाती है, लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग जब ज्यादा बढ़ने लग जाती है। अब समझते हैं, देखिए अवधारणा का अर्थ समझते हैं। देखिए राज्य के विलुप्त होने की अवधारणा मार्क्सवाद से संबंधित है। मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्गीय संस्था है। क्या है? राज्य एक वर्गीय संस्था है, किसके द्वारा? मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब फिर आगे चलते हैं। राज्य की भूमिका देखिए, राज्य शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है, यह शोषण और दमन का साधन बन जाता है। मतलब ये क्या बात है? देखिए यहाँ पे क्या बोला, राजा जो मतलब राज्य जो होता है वो शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है और लोगों के शोषण और दमन का काम करता है। ठीक है, इसलिए राज्य की इसमें बुराई करी गई है मार्क्स के द्वारा। ठीक है, देखिए विलुप्त होने की प्रक्रिया क्या है? समाज में वर्ग संघर्ष चलता है। क्या चलता है? समाज में वर्ग संघर्ष। वर्ग मतलब समझते हो ना, अमीर गरीब, या फिर अगर हिंदू धर्म में बोलो वैश्य, क्षेत्रीय, शूद्र, ब्राह्मण, ये सब बहुत सारे होते हैं अलग अलग चीजें। ठीक है, तो अब आगे चलते। वर्ग संघर्ष के अंत में वर्गहीन समाज की स्थापना होती है। वर्गहीन मतलब जो किसी का भी वर्ग, कोई वर्ग नहीं होता है, नए वर्ग होते हैं। वर्ग समाप्त होने पर शोषण भी समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर कोई वर्ग ही नहीं रहेगा तो शोषण कैसे करोगे? अगर आप लोग अपने आसपास देखते हो, जो अमीर होते हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं हर तरीके से, काम करवा के या किसी तरीके से। बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, फिर ऐसी स्थिति में राज्य की आवश्यकता नहीं रहती है और परिणाम स्वरूप राज्य धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाता है।
ठीक है। तो इसका मतलब यही है, जब संघर्ष खत्म हो जाते हैं वर्गों के बीच में तो लड़ाई खत्म हो जाती है और ये शोषण खत्म हो जाता है, तो उसे ही राज्य की आवश्यकता भी खत्म हो जाती है। ठीक है। फिर है निष्कर्ष, राज्य का विलुप्त होना प्राकृतिक प्रक्रिया है, ना कि बलपूर्वक समाप्त होता है। ठीक है। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन था, राज्य के विलुप्त होने से आपका क्या मतलब है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना इस चीज को। आप चलते हैं आगे। और एक चीज और दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारी सीरीज चल रही है 95 मार्क्स की, जो कि चलती रहेगी पूरे आपके एग्जाम तक, पूरा सपोर्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को मार्क्सवाद की विशेषता के रूप में समझाइए। ठीक है। मतलब दो बात करें, दो तरह की बात है इसके अंदर। देखिए पहले समझते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ क्या होता है। देखिए यह मार्क्सवाद की मूल विशेषता के बारे में बताता है। इसके अनुसार समाज का विकास भौतिक एवं आर्थिक कारणों से होता है। दो बातें कही गई, द्वंद्वात्मक विकास की, भौतिकवाद की बात की जा रही है। तो इसमें बोला समाज का विकास कैसे होता है, भौतिक और आर्थिक कारणों से होता है। ठीक है। तो दो बातें हैं इसमें, भौतिक और आर्थिक कारणों से होता है। मुख्य सिद्धांत क्या है, समाज में परिवर्तन संघर्ष और विरोध के कारण होता है। ठीक है। समाज में परिवर्तन कैसे होता है, संघर्ष और विरोध की वजह से होता है। उत्पादन शक्तियों और उत्पादन संबंधों में टकराव होता है। यही टकराव सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है। ठीक है। फिर है समाज स्थिर नहीं रहता। समाज स्थिर नहीं रहता बल्कि निरंतर बदलता रहता है। आप देखते हो आज के समय में पहले के लोग कैसे रहते थे और आज के लोग कैसे रहते हैं, है ना। विचार में, रहने में, खान पान में, हर तरीके की चीजों में क्या है, बदलाव आ चुका है। तो समाज कभी स्थिर नहीं रहता है, बदलता रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं, प्रत्येक नया समाज पुराने समाज से अधिक विकसित होता है ना। पहले के जमाने में कीपैड वाला फोन हुआ करता था, आज के समय में सबके पास स्मार्टफोन है। तो पहले की जनरेशन से आज की जनरेशन स्मार्ट होती जा रही है। ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। आप चलते हैं आगे। देखिए निष्कर्ष क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इतिहास और समाज के विकास की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, या करता भी है। तो ये याद रखना, द्वंद्वात्मक वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, दो चीजों पर बल देता है, भौतिक आर्थिक, और इससे ये सारी चीजें होती है। ठीक है। ठीक है भाई, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या मार्क्सवाद आज भी प्रासंगिक है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है और व्यवहार में है, मतलब चलन में है, इसकी बात करें, मार्क्सवाद की बात करें कि मार्क्सवाद आज भी इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को। तो समझते हैं। देखिए प्रासंगिकता के आधार, देखिए मार्क्सवाद शोषण और असमानता की आलोचना करता है। मतलब कोई किसी को दबाव में नहीं सकता, कोई किसी की स्वतंत्रता नहीं छीन सकता, इस चीज के विरोध करता है, हमेशा आलोचना करता है। आज भी समाज में अमीर गरीब की खाई बनी हुई है, बनी है कि नहीं बनी है, बहुत देखते होगे आप अपने आसपास ही। मजदूर वर्ग का शोषण विभिन्न रूपों में आज भी मौजूद है। सामाजिक न्याय, समाज आज भी बड़ी समस्या से जूझ रहा है। ठीक है ना। इसमें आप देखते हो सामाजिक न्याय और समानता आज भी बड़ी समस्या है। ठीक है। हर लोगों के सामने आप देख सकते हो कि समानता की कमी है, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अमीर गरीब, बहुत सारी चीजें रहती है फैक्टर्स के। ठीक है। अब आगे देखिए सीमाएं क्या है, कई मार्क्सवादी देशों में व्यवहारिक असफलताएं देखी गई है। राज्य का अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ है। क्या हुआ है, केंद्रीकरण हो गया राज्य का। ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, कमियों के बावजूद शोषण, असमानता और वर्ग संघर्ष के विशेषता के कारण मार्क्सवाद आज भी आंशिक रूप से प्रासंगिक बना हुआ है। ठीक है ना। तो मार्क्सवाद आज भी चलन में देखा जाता है, क्योंकि गरीबी को दूर करने की बात करता है, शोषण का विरोध करता है, असमानता को खत्म करने की बात करता है। ये सारी चीजें मार्क्सवाद के अंदर की जाती है और आज भी ये देखने को मिलता है हमारे समाज में। ठीक है। चलिए अब है, क्या गांधीवादी पश्चिमी सभ्यता की आलोचना करते थे या आलोचना है गांधीवादी। ठीक है। तो देखिए आप समझते हैं गांधीवादी दृष्टिकोण क्या था। देखिए गांधीवादी या गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के कटु आलोचक थे। क्या थे वो लोग, मशीनों का बिल्कुल बहिष्कार करते थे। उन्होंने कहा था कि हाथ से चरखा चलाओ, मशीन एक दिन है लोगों के हाथ काट देगा, ऐसी बहुत सारी बातें बोलते थे वो। और कट्टू आलोचक थे, मतलब बहुत ज्यादा आलोचना करते थे, बुराइयां करते थे कि भैया ये काम नहीं करना चाहिए, लोगों से काम धंधे छीन लेती थी मशीन। ठीक है। फिर उन्होंने इसे अत्यधिक भौतिकवादी सभ्यता कहा। आलोचना के आधार क्या है, पश्चिमी सभ्यता मशीन और धन को महत्व देता था या देता है, नैतिक और आत्मिक मूल्यों की उपेक्षा करता है। ठीक है ना। इसमें नैतिक मूल्य खत्म हो जाते हैं, लोगों के मोरल चीजें खत्म हो जाती है। औद्योगिकरण और पूंजीवाद शोषण को बढ़ावा देता है ना। औद्योगिकरण और पूंजीवाद मतलब सिर्फ पैसा पैसा कमाना है, लोग भाड़ में जाए, उनकी स्वास्थ्य भाड़ में जाए, वो लोग कैसे हैं नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, उन्हें पैसे कमाने से मतलब है। ठीक है, कैसा ही प्रोडक्ट बना दो।
फिर उसके बाद गांधी जी सादगी, नैतिकता और आत्म संयम पे के समर्थक थे। वह ग्राम आधारित और विकेंद्रीकृत व्यवस्था के पक्षधर में थे। विकेंद्रीकृत मतलब समझते हो ना, फैला हुआ, चीज सबके हाथ में हो सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो निष्कर्ष निकलता है इस प्रकार गांधीवाद को पश्चिमी सभ्यता की आलोचना कहना पूर्ण उचित है, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से समझना कि गांधीवाद पश्चिमी सभ्यताओं का या फिर उस चीज का विरोध करते थे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो आगे समझते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारा आखिरी इस चैप्टर का। देखिए, गांधी जी की राम राज्य की अवधारणा क्या थी, ठीक है। तो ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, गांधी जी की राम राज्य की अवधारणा समझना है, इसको अच्छे से देखिए। राम राज्य का अर्थ क्या होता है? राम राज्य का मतलब होता है धार्मिक शासन नहीं था। क्या था? धार्मिक शासन नहीं था, ठीक है। अब देखिए, यह न्यायपूर्ण, नैतिक और आदर्श शासन की अवधारणा थी। क्या थी? ये न्यायवाय की बात करते हैं। तो एक मिनट दोस्तों जरा, हेलो हेलो, ठीक है दोस्तों, आ जाओ। तो मैंने क्या बोला कि ये धार्मिक शासन नहीं था, बल्कि न्यायपूर्ण, नैतिक, आदर्श शासन की अवधारणा थी। फिर से फोन आ रहा है, एक मिनट, हेलो। दोस्तों हम कहाँ पर थे? हम थे कि गांधी जी की राम राज्य की अवधारणा क्या थी। तो दोस्तों देखिए, राम राज्य का अर्थ क्या होता है? राम राज्य का अर्थ धार्मिक शासन नहीं था, बल्कि न्यायपूर्ण, नैतिक, आदर्श की अवधारणा थी, ठीक है। उसके बाद मुख्य विशेषता क्या है इसकी? देखिए, शासन सत्य और अहिंसा पर आधारित होता है। किस पे होता है? शासन सत्य और अहिंसा पर आधारित होता है। शोषण, अन्याय और भेदभाव का अभाव होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। जनता की सहमति से शासन चलता है और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को शासक कहता है या फिर होता है खुद से, ठीक है। इसलिए निष्कर्ष कहा जाता है कि राम राज्य गांधी जी की आदर्श लोकतांत्रिक और नैतिक समाज की कल्पना को दर्शाता था, ना कि किसी धार्मिक चीज को लेकर बोलते थे, ठीक है ना। तो ये इनकी गांधीवादी सोच थी। 2 क्वेश्चन गांधी जी पे हमने पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखना दोस्तों और अच्छे से रिवीजन करना। और आप लोगों को मैंने कह दिया कि भैया जाके टेलीग्राम फॉलो कर लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों नोट्स आपको अपलोड हो जाएंगे, और इसके साथ ही हम अप्रैल की तैयारी और अक्टूबर की तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।